नमस्कार मित्रों, अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश और अपन ने मेवाड़ राजवंश में महाराणा कुंभा तक पढ़ लिया था। और अब अपन पढ़ेंगे अगला शासक। अगला शासक है महाराणा रायमल। देखो, महाराणा रायमल चौदह सौ 73 ईस्वी से 1509 ईस्वी। 1509 ईस्वी। अब देखो, कुंभा की मृत्यु हो गई थी 1468 के अंदर और ये महाराणा बने हैं 1473 ईस्वी। तो देखो क्या होता है कि महाराणा कुंभा की हत्या कर देता उसका पुत्र उदा, और हत्या करके कुंभलगढ़ दुर्ग में थे महाराणा कुंभा और झरोखे के अंदर खड़े थे और पीछे से उदा ने वार किया जिससे कुंभा की मृत्यु हो गई और उसके बाद में अगला शासक बन गया उदा। तो पिता की हत्या करके जो राजा बना था उसको सामंतों और जनता ने स्वीकार नहीं किया और महाराणा रायमल ने जनता और सामंतों की सहायता से उदा को हटा दिया और स्वयं को महाराणा घोषित किया और जनता ने भी इसका साथ दिया। तो उसके बाद में क्या है कि उदा मालवा चले गए अपनी सहायता लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो गई और महाराणा रायमल बन गए। तो अपन देखते हैं कि महाराणा रायमल ने राणा रहते हुए क्या क्या कार्य किए। तो देखो, ये है मेवाड़, ठीक है। और शासक है महाराणा रायमल, ठीक है। अब देखो, इन्होंने सबसे पहले महाराणा बनते ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण करवाया। अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण। अद्भुत जी का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो त्रिमूर्ति टाइप है, जो थोड़ा सा अद्भुत तरीके से है। इस कारण इस मंदिर का नाम पड़ गया अद्भुत जी का मंदिर, जो महाराणा रायमल ने बनवाया। चित्तौड़ के अंदर दो और मंदिर है, उनको भी अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं। सॉरी, मेवाड़ के अंदर एक तो एक लिंग जी का मंदिर, एक लिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है, इसको भी अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं, जो मेवाड़ राजघराने के कुल देवता है। एक है सांदीनाथ जी का मंदिर, जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी, शांतिनाथ जी का मंदिर, यह भी कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है। अब अगला कार्य इनका, एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने। परकोटा किसने बनवाया? भोकल ने। और जो एकलिंग जी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप है उसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा रायमल ने। एकलिंग जी मंदिर का वर्तमान स्वरूप, ठीक। एक इनकी बहन थी रमाबाई, जिसने जावर के अंदर रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, भगवान विष्णु को समर्पित। रमाबाई बाल विधवा हो गए थे और महाराणा कुंभा के समय
महाराणा कुंभा ने इनको जावर की जागीर दे दी थी और वो जावर में ही थे। और महाराणा रायमल के समय इन्होंने जावर के अंदर रामास्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। रामास्वामी मंदिर का निर्माण, ठीक है, जावर उदयपुर के अंदर। ये हो गए काम। अब देखो यहां पर पड़ता है चित्तौड़, ठीक है, ये चित्तौड़ का क्षेत्र है। ये चित्तौड़, चित्तौड़ के अंदर एक जगह है गोसुंडी। गोसुंडी, ठीक है। गोसुंडी के अंदर महाराणा रायमल की पत्नी थी श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी इसने गोसुंडी के अंदर बावड़ी का निर्माण करवाया। बावड़ी का निर्माण करवाया। ठीक है, और बावड़ी का निर्माण करवाया और उसके ऊपर एक अभिलेख भी लिखवाया। ठीक है, श्रृंगार देवी का अभिलेख है 1504 ईस्वी का, और इसने ये लिखवाया कि मैंने गोसुंडी के अंदर बावड़ी का निर्माण करवाया। और इस शिलालेख के ऊपर अपने पिता जोधा का नाम भी है और रणमल का नाम भी है, दादा थे रण। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुंभा और जोधा के मध्य आवड़ बावड़ की संधि हुई थी और उसके तहत कुंभा ने जोधा को मंडोर दे दिया था और कुंभा ने बाद में अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से करवाया था। उसी श्रृंगार देवी ने गोसुंडी चित्तौड़ के अंदर एक बावड़ी का निर्माण करवाया और उसके ऊपर एक अभिलेख लिखवाया, जो गोसुंडी का अभिलेख है 1504 ईस्वी का, और उसके ऊपर अपने पिता जोधा और रणमल का नाम लिखवाया। गोसुंडी का एक और भी शिलालेख है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शिलालेख है। ये शिलालेख है 2री शताब्दी ईसा पूर्व का, 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। ठीक है, ये गजवंश का राजा था एक सरवलाल। गजवंश का राजा सरवलाल, इसका अभिलेख है। इस अभिलेख में ये राजा कहता है कि मैं यहां पर एक अश्वमेघ यज्ञ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अश्वमेघ यज्ञ कर रहा हूं, और साथ में मैं यहां पर भगवान वासुदेव और संकर्षण की पूजा कर रहा हूं। संकर्षण की पूजा कर रहा हूं। वासुदेव मतलब कृष्ण भगवान, संकर्षण मतलब वासुदेव भगवान के बड़े भाई बलराम जी, इन दोनों की इसने पूजा की। भगवान वासुदेव किस धर्म से संबंधित है? भागवत धर्म या सनातन धर्म से। और भगवान वासुदेव किसका अवतार है? विष्णु भगवान के, ठीक है ना। तो वैष्णव धर्म भी अपन कहते हैं। तो राजस्थान का सबसे पुराना अभिलेख जिसमें सनातन धर्म या भागवत धर्म या वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है वो है गोसुंडी का शिलालेख, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व का। ये सवाल आया हुआ है पहले कंपटीशन एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गई
रायमल की और रायमल के परिवार की बातें। अब देखो आगे क्या इतिहास मोड़ लेता है, अपन देखते हैं। ठीक है, ये राजस्थान और यहाँ पर मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं वो मैंने पहले ही भाग में बता दिया था। ठीक है, और ये है मेवाड़। ठीक है, और राणा है रायमल। अब देखो रायमल के 3 पुत्र थे, मुख्य पुत्र थे। ऐसे तो कई सारे पुत्र थे, 3 मेन पुत्र थे जो राणा के उत्तराधिकारी, राणा रायमल के बाद में उत्तराधिकारी होने का हक रखते थे। पहला है जयमल, दूसरा है पृथ्वीराज, ठीक, तीसरा है सांगा या संग्राम सिंह, सांगा या संग्राम सिंह। अब ये तीनों ही आपस में झगड़ते थे। ये कह रहा है कि राजा मैं बनूंगा, वो कह रहा है राजा मैं बनूंगा। और रायमल बिल्कुल शांत स्वभाव के आदमी थे, कृषि खेती का प्रिय इंसान थे, खेती पर ज़्यादा जोर देते थे, बाकी लड़ाई झगड़ों में कम ध्यान देते थे। तो ये रोजाना लड़ती थी। रायमल जी ने एक दिन कहा कि मैं जब तक बैठा हूँ तब तक तो आपस में मत झगड़ो। फिर भी ये नहीं मानते थे और झगड़ते रहते थे। एक दिन झगड़ते झगड़ते इनका एक काका था, अंकल काका था, सारंगदेव। इसने कहा कि गांव के एक बार बुढ़िया रहती है जो चारण जाति से, अपन उस जो वो कहती है वो फाइनल है, अपन उनको पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है चित्तौड़। चित्तौड़ के अंदर एक गांव था भीमल, और यहां पर एक चारण बुढ़िया रहती थी। चारण बुढ़िया रहती थी। इसके पास ये तीनों ही गए भाई, और साथ में सारंगदेव। ठीक है, जाके बैठे। पृथ्वीराज क्या है कि थोड़ा उतावड़ ज्यादा ही था। पृथ्वीराज ने कहा कि हम बुढ़िया आए हैं पूछने के लिए कि हम में से राजा कौन बनेगा, हम मेवाड़ के राजकुमार हैं। थोड़ा धमकी से बोला। बुढ़िया ने कहा तू तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो चलो मैं तो नहीं बढ़ूंगा, पर दोनों बाकी वालों का बता दे कि इसमें से कौन बनेगा। तो राणा सांगा थोड़े से शांत स्वभाव के थे और आराम से बैठे थे। तो राणा बोले, बुढ़िया बोले कि भाई ये बच्चा बढ़ जाएगा। तो जैसे ही कहा तो उसी समय पृथ्वीराज सिसोदिया ने तलवार निकाली और राणा सांगा पर वार किया। तो बीच में सारंगदेव आ गए। सारंगदेव आए तो भी उसकी सांगा के एक आंख फूट गई और सांगा यहाँ से भागे। कोई तो कहता है कि सारंगदेव ने अपना सिर दे दिया बीच में, तब जाके राणा सांगा बसे, नहीं तो नहीं बसते। और जो भी हुआ, पर राणा सांगा यहाँ से बच गया और यहाँ से निकल गए। अब भाई सांगा पीछे और ये दोनों ही, सांगा आगे और ये दोनों ही पीछे। अब देखो क्या होता है। अब चित्तौड़ के अंदर ही एक गांव पड़ता है, शैवित्री गांव। यहां पर मंदिर है, एक रूपनारायण जी का मंदिर। रूपनारायण जी का मंदिर। इसमें आकर राणा वो सांगा छुप गए यहाँ पे।
ठीक है, तो पीछे ये आ ही रहे थे, लेकिन मंदिर में घुसते वक्त एक कोई इनको आदमी मिल गया सांगा को, और सांगा ने कहा भाई मेरे पीछे वाह लोग आ रहे हैं मेरे को मारने के लिए, और आप बताना मत। पृथ्वीराज सिसोदिया मंदिर में घुसते ही पूछा भाई वो कोई आदमी यहाँ पे आया है, कोई लड़का वगैरह? उस आदमी ने कहा भाई यहाँ पे मैंने तो नहीं देखा। तो ऐसे करके वो पृथ्वीराज ने कहा भाई आप बता नहीं रहे यहाँ पे आए हैं, ऐसे करके बातों बातों में उनके बीच में लड़ाई होने लग गई, और लड़ाई होते होते सामने वाला आदमी शहीद हो गया और सांगा यहाँ से निकल गए। और शहीद होने जब लड़ाई चली, तब लड़ाई तो चल रही थी मंदिर के अंदर, और सांगा वहाँ से निकल गए, और उस लड़ाई के अंदर शहीद हो गए बीदा जैत मालोत। बीदा जैत मालोत। ये मारवाड़ के राजपूत थे, और यहाँ पर रूपनारायण जी मंदिर के अंदर, शैवेत्री गांव रूपनारायण जी मंदिर के अंदर शहीद हो गए बीदा जैत मालोत। अब इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर इनका नाम लिखा जाता है, और कहा जाता है कि जब बीदा जैत मालोत ने सिर दिया तब जाके सांगा मेवाड़ के महाराणा बने। तो ऐसे ही कुछ इनका नाम लिया जाता है कवियों के द्वारा। तो यहाँ से इस रूपनारायण जी मंदिर से सांगा तो आगे भाग गए, और ये दोनों ही वापस आ गए कि अब सांगा नहीं आएगा, और सांगा चले गए। यहाँ पर पड़ता है अजमेर, ठीक है। अजमेर के अंदर एक गांव है श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर गांव में करमचंद पंवार रहता था। करमचंद पंवार को बताया कि ये मामला है, और मेरे को तो यहाँ रख ले, और मेरे को पीछे मारने आ रहे हैं। तो इसने यस कर दिया और अपने यहाँ रख दिया। सांगा यहीं रहने लगे। अब सांगा तो यहाँ से निकल गए, अब पीछे कौन बचा? अब पीछे बचे पृथ्वीराज और जयमल। अब देखो क्या होता है, आगे अपन देखते हैं। एक बार क्या होता है कि यहां पर टोंक है, यहां पर टोंक क्षेत्र पड़ता है। टोंक के अंदर एक स्थान है टोडा रायसिंह, ठीक है। टोडा रायसिंह का शासक था सुरतान सोलंकी। कौन था? सुरतान सोलंकी। सुरतान सोलंकी। इस पे आक्रमण कर दिया लल्ला खां पठान ने। किसने आक्रमण किया? लल्ला खां पठान ने। और टोडा रायसिंह पर अधिकार कर लिया। सुरतान सोलंकी यहाँ से रवाना हुआ और आ गया मेवाड़। राणा रायमल के यहाँ पर राणा रायमल ने इनको शरण दे दी और यहीं पर ये रहने लगे, ठीक है। अब देखो इससे आगे क्या होता है। अब सुरतान सोलंकी की एक पुत्री थी तारा, बड़ी ही सुंदर थी। हर कोई राजकुमार इससे शादी करना चाहता, लेकिन सुरतान सोलंकी ने एक शर्त रखी कि मेरे को कोई टोडा रायसिंह जीत के देगा तो मैं उसका विवाह तारा के साथ करूँगा। तो जयमल ने कहा ये काम तो मैं कर दूंगा, तो जयमल ने अपनी सेना तैयार की और एक दिन भगवान जाने क्या जैसी इसके रात के समय सुरतान सोलंकी के घर चला गया और कहा कि मेरे को तारा से मिलना है। सुरतान सोलंकी ने कहा ये मर्यादा नहीं है, आप मर्यादा से रहिए प्लीज़, और
हमारी यहाँ आने की मजबूरी थी, इस कारण आए हैं कि हम यहाँ, इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप मर्यादा तोड़ दें, और जो बात हुई है वो पहले बात पूरी कर दो, उसके बाद में तारा की शादी कर दूंगा, और शादी करने के बाद में आपसे वैसे ही बात हो जाएगी। इसने कहा नहीं, मेरे से पहले बात करवाओ। तब ये नहीं माना, तब इनके साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ, और ये सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया जयमल। और रायमल को पता चला कि मेरा बेटा मारा गया है, तो राणा रायमल ने कहा भाई बेलखना अगर आदमी है तो मेरा बेटा ही क्यों ना वो मारा गया तो कोई बात नहीं। अब जयमल खत्म। पीछे कौन है? पीछे है पृथ्वीराज सिसोदिया। अब पृथ्वीराज सिसोदिया ने कहा मैं जीत लूंगा डोडा राय से। अब पृथ्वीराज सिसोदिया ने सीधा लल्ला खां पे अटैक किया और टोडा राय सिंह से यहाँ से लल्ला खां पठान को भगा दिया। और साथ में एक आदमी और था, अजमेर का शासक था मल्लू खां। इसको भी हरा दिया। ठीक है, दोनों को हरा के अजमेर दुर्ग अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है ना। और अजमेर दुर्ग का नाम बदल के इसी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ कर दिया। क्या कर दिया? तारागढ़। उसके बाद में ही इस दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा। उससे पहले इस दुर्ग का नाम अजमेर दुर्ग ही था। ठीक है। अब पृथ्वीराज सिसोदिया की वाहवाही होने लगी। युवा नेता, युवा दिलों की धड़कन, जहाँ जाए वहाँ पर स्वागत वगैरह। एक बार क्या होता है कि यहाँ पर पड़ता है सिरोही। ठीक है। सिरोही का शासक था जगमाल देवड़ा। इसकी शादी हो चुकी थी आनंदाबाई से। आनंदाबाई पुत्री थी राणा रायमल की। ठीक। अब ये जगमाल आनंदाबाई को परेशान करने लगे। तो इस बात का पता चला पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज सीधा यहाँ आ गया जगमाल के यहाँ और कहा भाई क्या परेशानी है। जगमाल को लगा यार यह तो बड़ा बदमाश आदमी है और फालतू का ही परेशान करेगा। इसने कहा कोई बात है ही नहीं साड़ा जी, और अगर ऐसी कोई शिकायत है तो मैं सुधार कर लूँगा, और जहाँ तक हुई गलती तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। पृथ्वीराज ने कहा कि अगर अगली बार कोई शिकायत आई तो मैं सिरोही का नामो निशान मिटा दूंगा, समझते क्या हो अपने आप। और पृथ्वीराज बड़ा खतरनाक आदमी था भाई साहब। जब दौड़ता था तो घोड़े पीछे रह जाते थे, और उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध था। इतना खतरनाक था पृथ्वीराज सिसोदिया। तो जगमाल ने जैसे तैसे करके माफ़ी मांगी और सुबह जल्दी वापस रवाना हो गए पृथ्वीराज सिसोदिया। और जब रवाना हुए तब जगमाल ने कहा कि खाना वाना खा के जाओ। तो इसने कहा भाई मेरे लेट हो रहा, मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा। तो इसने नाश्ते के अंदर लड्डू दे दिए और लड्डुओं में जहर डाल दिया। पृथ्वीराज सिसोदिया ने कहा ये क्या? तो कि ये तो आपकी सिस्टर ने बनाए, बहुत अच्छे बनाए। तो कि चलो ठीक है। बीच रास्ते के अंदर पृथ्वीराज ने वो लड्डू खा लिए और पृथ्वीराज सिसोदिया के कुंभलगढ़ आते आते मौत हो गई। ठीक है। यहाँ पर पड़ता है राजसमंद, और राजसमंद के अंदर ही कुंभलगढ़ है। राजसमंद जिले के अंदर कुंभलगढ़ है। और जब तक कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचे तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी, और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है, और यहीं पर इनका दाह संस्कार किया गया। ठीक है। अब जयमल खत्म, पृथ्वीराज सिसोदिया खत्म। अब पीछे कौन बचा? पीछे बचे शांगा। अब शांगा आ गए रायमल के पास। उन्होंने कहा कि भाई वगैरह तो चले गए हैं, मैं बैठा हूँ, मुझे उत्तराधिकारी घोषित कर दो। और वैसे ही महाराणा रायमल जी उस समय अपने अंतिम दिनों के अंदर ही थे,
बुढ़ापा हो गया था, तब रायमल ने सांगा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। फाइनली महाराणा रायमल की 1509 के अंदर मृत्यु हो जाती है और अगला शासक बनता है महाराणा सांगा। ठीक, तो अब अपन पढ़ेंगे महाराणा सांगा, और सांगा के अंदर क्या क्या इतिहास मोड़ लेके आता है, कहाँ तक मेवाड़ की ख्याति पहुँचती है और कहाँ पे नीचे उतरती है, वो अपन देखेंगे। तो देखिए आप, ये है मेवाड़, ठीक है, और महाराणा है सांगा, महाराणा सांगा। पंद्रह सौ 9 ईस्वी से 1527 ईस्वी। ठीक है, पहले अपन देखते हैं कि महाराणा जब सांगा बने मेवाड़ के, उस समय आसपास में कौन सी बड़ी हस्तियां थी, कौन से बड़े राजा थे। तो देखो यहां पर है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, ठीक है। यहां पर पड़ता है मालवा, शासक कौन है, नासिर शाह, ठीक है। यहां पर पड़ता है गुजरात, शासक कौन है, महमूद बेगड़ा, महमूद बेगड़ा, ठीक है। अब ये तो जब राणा सांगा महाराणा बने उस समय थे, उसके कुछ समय बाद में सारे के सारे शासक बदल गए, ठीक है। तो दिल्ली का शासक हो गया इब्राहिम लोदी, ठीक है। मालवा का शासक हो गया महमूद खिलजी सेकंड, और यहां का शासक हो गया मुजफ्फर शाह, मुजफ्फर शाह, ठीक है। अब मेवाड़ के महाराणा सांगा भी नए नए शासक बने और इब्राहिम लोदी भी नया नया शासक बना। दोनों ही तेज तरार शासक, दोनों ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। और मेवाड़ की स्थिति तो बहुत ऊंची थी, क्योंकि कुंभा के समय कुंभा किसी से हारा नहीं था और बहुत ही ऊंचाइयों पे थी। तो सांगा भी तेज तरार और इब्राहिम लोदी भी तेज तरार था, ठीक है। तो दोनों ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि इनके दोनों के बीच में युद्ध हो गया, एक साम्राज्य विस्तार के लेकर। तो यहाँ से मेवाड़ से राणा सांगा चले और दिल्ली से इब्राहिम लोदी आ गया। ये भाई पहुँच गए यहाँ पर, और यहाँ पर पड़ता है खातौली,
ठीक है। खातोली, खातोली आता है कोटा जिले के अंदर, खातोली का क्षेत्र आता है कोटा के अंदर। तो पहला युद्ध हुआ राणा सांगा का इब्राहिम लोदी के साथ में, खातोली का युद्ध, ठीक है। ये खातोली का युद्ध लिख देते हैं अपन, खातोली का युद्ध, युद्ध 1517 ईस्वी। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ भाई, लेकिन राणा सांगा जीत गया, राणा सांगा जीत गया। जीता तो, लेकिन जीत तो गया, लेकिन एक हाथ और एक पैर टूट गया, एक हाथ और एक पैर जख्मी हो गया, और एक आंख तो वैसे पहले ही फूटी हुई थी। तो भाई साहब 3 अंग गंवा दिए, लेकिन युद्ध जीत गया। बड़ा खतरनाक आदमी था। अब जीत गया, फिर भी इब्राहिम लोदी का मन नहीं भरा। एक बार फिर राणा सांगा पे आक्रमण किया। अब इस बार सिकंदर लोदी खुद नहीं आया, सेनापति आया मियाँ माखन। मियाँ माखन आ गया भाई दिल्ली से धौलपुर, ये यहाँ पर बाड़ी क्षेत्र है, और बाड़ी क्षेत्र आता है धौलपुर के अंदर। धौलपुर, ठीक है। दोनों की सेनाएं आमने सामने हुई। और सेनापति आया था मियाँ माखन, लेकिन एक बार फिर सांगा जीत गया, फिर सांगा जीत गया, ठीक है। तो दूसरा युद्ध हुआ बाड़ी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध। पंद्रह 18 ईस्वी, ठीक है। 2 युद्ध तो राणा सांगा जीत गया। अब देखो क्या होता है। इब्राहिम लोदी ने शांत कर ली, राणा सांगा की तरफ बढ़ने से शांत हो गया। अब क्या होता है कि मालवा का शासक बना महमूद खिलजी, और इससे पहले राणा कुंभा के समय शासक था महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट और महमूद खिलजी सेकंड के बीच में जो भी राजा बने वो एक राजपूत था, मेदिनी राय। मेदिनी राय इसके इंटरफेयर से बने, इसकी सहमति से बने। महमूद खिलजी फर्स्ट के बाद में महमूद खिलजी सेकंड तक, इसके इंटरफेयर से ही जो भी मालवा में शासक बना वो इसकी सहमति से बना। और ये तकड़ा इतना हो गया कि एक मालवा के अंदर जगह पड़ती है चंदेरी, उसमें अपनी अधिकार कर लिया और जागीरदारी करने लगा। ये बात महमूद खिलजी को अच्छा ही नहीं लगी। महमूद खिलजी ने चंदेरी पर आक्रमण किया भाई, और मेदिनी राय यहाँ से भाग गया और आ गया सांगा के पास में। सांगा ने कहा कोई बात नहीं, तेरे को मैं गागरोन की जागीर दे देता हूँ। यहाँ पर पड़ता है झालावाड़, और झालावाड़ का क्षेत्र है, झालावाड़ के अंदर ही गागरोन पड़ता है। ये गागरोन, और गागरोन झालरापाटन तहसील के अंदर पड़ता है और जिला लगता है झालावाड़। तो गागरोन की जागीर दे दी भाई, लेकिन महमूद खिलजी का जी नहीं भरा। महमूद खिलजी ने मेदिनी राय पर गागरोन पर आक्रमण कर दिया। मेदिनी राय उस समय शासक था और गागरोन पर आक्रमण किया। जब गागरोन पर आक्रमण किया तब राणा सांगा को अच्छा नहीं लगा और राणा सांगा ने खिलजी पर आक्रमण किया, ठीक है। तो ये तीसरा युद्ध राणा सांगा का गागरोन का युद्ध होता है। ये भाई गागरोन का युद्ध।
गागरोन का युद्ध। ईस्वी और महमूद खिलजी को यहाँ से भगा दिया और राणा सांगा जीत गया। और फाइनली राणा सांगा का एक सेनापति था हरिदास चारण। इसने तो महमूद खिलजी को कैद कर लिया, महमूद खिलजी को सेकंड को कैद कर लिया। और 3-1 महीने राणा सांगा ने, जब राणा सांगा के पास में हरिदास जी लेके आए महमूद खिलजी को, तो राणा सांगा बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए। हरिदास जी ने कहा भाई मेरे को तो कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए। फिर भी राणा सांगा ने खुश होकर 12 गांव जागीर के अंदर दे दिए। हरिदास जी आज के बाद में 12 गांव जो है वो आपको मैं आज गिफ्ट में देता हूँ, खुश होकर मैं आपको जागीरी के अंदर देता हूँ। इतने खुश हुए और महमूद खिलजी को यहाँ पर 3 महीने तक कैद रखा और उसके बाद में एक पुत्र अपने जमानत पे रख लिया और महमूद खिलजी को छोड़ दिया। और राणा सांगा की और वाहवाही होने लगी कि अपने शत्रुओं को भी दया के नाम पर छोड़ देता है, इतना दिलदार है राणा सांगा। तो ये तो हो गया भाई मालवा के साथ संघर्ष। अब देखो गुजरात के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है ईडर, ठीक है। ईडर यहाँ पर राठौड़ राजपूतों का शासन था और उस समय राणा सांगा के समय यहाँ पर उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया 2 भाइयों के बीच में। पहला है रायमल और दूसरा है बारमल। ठीक, पहला रायमल और दूसरा बारमल। अब ये बारमल मुजफ्फर शाह के यहाँ पहुँच गए, इसकी सहायता ली मुजफ्फर शाह की और खुद शासक बन गया। रायमल की शादी हुई थी मेवाड़ राणा सांगा के यहाँ, और राणा सांगा को कहा कि मेरे को तो घर से निकाल दिया है और मुजफ्फर शाह ने राणा सांगा वो बारमल की सहायता की है और मैं तो बहुत परेशान। राणा सांगा गया सेना लेकर और बारमल को हटाया यहाँ से, और बारमल की सहायता करने के लिए आया था मुजफ्फर शाह, और इसको भी यहाँ से भगाया और हराया और रायमल को शासक बनाया। अब देखो मुजफ्फर शाह को हरा दिया, महमूद खिलजी को हरा दिया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया। अब चारों तरफ से 4-5 साल तक शांति हो गई। अब सब ने शांति कर ली कि भाई राणा सांगा किसी से नहीं हारेगा, और काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंच गई। वाह भाई राणा सांगा की, पर समय को कुछ और मंजूर था और भारत में एक बार फिर विदेशी आक्रांता दस्तक देने लगा। तो वो कौन था अपन देखो, बात करते हैं क्या होता है। कौन था विदेशी आक्रांता जिसने भारत की नींव को मोड़ के रख दिया, पूरे इतिहास को बदल के रख दिया? ये है भारत का नक्शा,
ठीक है। और यहाँ पर है दिल्ली, ठीक। शासक है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, ठीक। और यहाँ पर है मेवाड़, शासक है राणा सांगा। और इस क्षेत्र में है अफगान। वैसे इब्राहिम लोदी भी अफगान ही था, ठीक है। अब देखो यहां पर एक देश है उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान की घाटी है एक फरगना घाटी, ठीक। फरगना घाटी का एक शासक था मिर्जा उमर शेख, मिर्जा उमर शेख। इसकी पत्नी का नाम था कुतुलु निगार, कुतुलु निगार, ठीक। इन दोनों से पुत्र उत्पन्न हुआ एक, उसका नाम है बाबर, जो आगे चलकर भारत के अंदर मुगल सत्ता की नींव रखेगा, ठीक। अब ये बाबर तैमूर को आदर्श मानता था। तैमूर कभी भारत में आया था 14वीं शताब्दी के अंदर और भारत को रौंद के रख दिया था उसने, भारत की जनता को। जब भारत में आया उसने इतने लोगों के सिर काटे कि लोगों की सिरों की दीवारें छिड़वा दी, इतना खतरनाक था। और जब मरा तब लोगों ने भगवान से ये प्रार्थना की कि हे भगवान, ये ऐसा दूसरी बार मत भेजना ऐसे शासक। इतना खतरनाक था तैमूर लंग, ठीक है। और तैमूर लंग का ही वंशज है ये बाबर, और बाबर का वंशज है, और बाबर अपना आदर्श मानता है तैमूर लंग। और तैमूर लंग की कभी राजधानी रही थी समरकंद, ठीक। ये बाबर समरकंद पे अधिकार करने की सपने संजोने लगा, ठीक। तो यहाँ का शासक तो था ही, और इसने समरकंद पे आक्रमण कर लिया, और आक्रमण किया तो समरकंद को वैसे इसने जीत लिया। लेकिन समरकंद को जीत तो लिया, लेकिन फरगना घाटी में पीछे विद्रोह हो गया, पीछे यहाँ पर विद्रोह हो गया। तो ये वापस आ रहा था विद्रोह दबाने के लिए, तब वापस आ रहा था, बीच में रास्ते में ही था। उस समय को कुछ और मंजूर था, और बाबर के हाथ से ये फरगना भी निकल गया और समरकंद दोनों ही निकल गए। अब बाबर हो गया एकदम भिखारी। केवल उसके पास में सिर्फ 100 सैनिक रहे। कितने? 100 सैनिक। बड़ा संघर्षशील आदमी था। इसने फिर संघर्ष किया, सेना तैयार की। अब ये ऊपर की तरफ आक्रमण नहीं करेगा। बाबर ने फिर निचली तरफ आक्रमण किया। इसने आक्रमण किया काबुल पर। काबुल अफगानिस्तान के अंदर है। काबुल पर इसने आक्रमण किया और 1504 ईस्वी के अंदर इसने काबुल को जीत लिया। और काबुल को जीतते ही इसने बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह की उपाधि धारण की। पहले ये मिर्जा की उपाधि रखते थे। बाद में इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण कर ली। बादशाह बाबर, बादशाह हुमायूं, बादशाह अकबर, बादशाह जहांगीर, बादशाह शाहजहां, बादशाह औरंगजेब, सब इनके बाबर के बाद में सारों की उपाधि बादशाह लगने लगी। और ये 1504 के अंदर जीत गया भाई काबुल। उसके बाद में इसको किसी ने बताया कि भारत यहाँ से नीचे की तरफ, और भारत एक समृद्ध देश है और बहुत ही संपन्न देश है, उस पर आप अधिकार करो तो फिर आपको हराने वाला कोई नहीं है। तो अब बाबर भारत की तरफ
रुख करने लगा और भारत की को जीतने की सपने संजोने लगा। इसने पहले इस साइड आक्रमण किया, ठीक है, और यहां पर यूसुफजई जाती रहती थी, यूसुफजई जाती रहती थी, इसको खदेड़ा और यहां पर यूसुफजई का जहां क्षेत्र था वहां पर अधिकार किया। उसके बाद में इसमें यहां पर उसके बाद में एक दुर्ग पड़ता है बाजूर, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है बाजूर, इस पे अधिकार किया। उसके बाद में एक और दुर्ग है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर, बेहरा दुर्ग, इस पर अधिकार किया। बाजूर और बेहरा दोनों पे अधिकार कर लिए इसने, ठीक है। बेहरा झेलम नदी के किनारे है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर। अब बाजूर और बेहरा पर अधिकार करने के बाद में इसने सीधा चैलेंज इब्राहिम लोदी को किया। अब भाई चैलेंज करके ये पानीपत के मैदान के अंदर आ गया। पानीपत का मैदान, ये क्षेत्र पानीपत का है और ये हरियाणा के अंदर पड़ता है, ठीक है, हरियाणा। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ भाई, और इस युद्ध के अंदर बाबर जीत गया। बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गया, लड़ते हुए शहीद हो गया और दिल्ली पर अधिकार हो गया बाबर का। अब बाबर ने जीतते ही यहाँ से धन लूटकर काबुल भेजा अपनी जनता के लिए, खुश होकर सोने के सिक्के भेजे और सोने के सिक्कों का नाम था शाहरुख। जीत की खुशी के अंदर सोने के सिक्के भेजे इसने अपनी जनता काबुल के लिए और कहा कि मस्त रहो, मौज करो, और सोने के सिक्कों का नाम था शाहरुख। और जनता ने कहा ये तो ये आदमी यार बहुत मस्त कैलेंडर है। तो बाबर ने पानीपत के युद्ध की जीतने के बाद में एक उपाधि धारण की, मस्त कैलेंडर, मस्त कैलेंडर, ठीक। अब भाई जीतने के क्या कारण थे वो मैं बताता हूं आपको। एक तो इसके पास में तुलुगनुमा नीति थी, तुलुगनुमा नीति, ठीक। तुलुगनुमा नीति ये कहां से सीखा? उज्बेकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, ठीक। एक इसको बंदूक चलानी आती थी, ठीक। बंदूक कहां से सीखा? ईरानियों से, ठीक। एक ये तोप चलाना जानता था, तोप कहां से सीखा? तुर्कों से। और एक सीखा घुड़सवारी, घुड़सवारी, घुड़सवारी ये तुर्कों से सीखा, ठीक। घुड़सवारी ये तुर्कों से सीखा। तुलुगनुमा नीति क्या है? दाईं और बाईं साइड रिजर्व सेना रखी जाती है और मौका देखकर पीछे से आक्रमण करते हैं, तो उस नीति को तुलुगनुमा नीति कहते हैं। और सर्वप्रथम भारत के अंदर अगर बारूद लेके आया तो वो लेके आया था बाबर, और बंदूक भी बाबर भी लेके आया था और तोपें भी भारत के अंदर बाबर ही लेके आया था, क्योंकि पहले इससे पहले पता नहीं था भारतीयों को
कि तोपें और बंदूकें भी होती है, और यहाँ पर इसने ये एक्स्ट्रा चीज़ों का उपयोग किया और एक्स्ट्रा हथियारों के उपयोग के कारण पानीपत के मैदान के अंदर इब्राहिम लोदी को हरा दिया भाई। अब इसके पास में 2 चैलेंज थे हिंदुस्तान फतेह करने के। एक तो इब्राहिम लोदी, मेवाड़ के राणा सांगा। इब्राहिम लोदी को तो हरा दिया, अब ये सीधा चैलेंज करेगा राणा सांगा को। ठीक, तो अपन सीधा चलते हैं अब अपने राजपूताने की ओर और राणा सांगा की ओर। ठीक है, मेवाड़ शासक कौन है? राणा सांगा। ठीक, 1509 ईस्वी से 1527 ईस्वी। तो देखो अब क्या होता है। अब इसने दिल्ली को जीत लिया। किसने? बाबर ने। लेकिन ये दिल्ली में नहीं बैठा, अपनी रणनीति बनाने के लिए बैठा आगरा के अंदर। आगरा के किले के अंदर ही बैठा, क्योंकि आगरा का किला भरतपुर से थोड़ा ही दूर है, लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, और उस समय बयाना तक राणा सांगा का शासन था। तो इसने भाई राणा सांगा को छेड़ना शुरू कर दिया दिल्ली की जीतने के बाद में। यहाँ पर पड़ता है भरतपुर, और भरतपुर के में एक किला है बयाना। ठीक, इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। राणा सांगा ने अपने सेना भेजी और दो सेनापति भेजे। एक का नाम था मेहंदी ख्वाजा और दूसरे का नाम है सुल्तान मिर्जा। ठीक, इन दोनों ने बयाना के किले पर अधिकार कर लिया। अब भाई राणा सांगा को पता चला, और राणा सांगा सेना लेके गया और इनको पीट के मारा और यहाँ से भगा दिया। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, पहला युद्ध बाबर की सेना के बीच में और राणा सांगा की सेना के बीच में। पहला युद्ध होता है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध 6 फरवरी 1527 ईस्वी। ठीक, इस युद्ध के अंदर बाबर राणा सांगा जीत जाते हैं और मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा भाग जाते हैं यहाँ से, और सेना भी वापस चली जाती है। अब राणा सांगा को लगा भाई
युद्ध तो इसके साथ में करना ही पड़ेगा। अब इसने पहली बार राजपूताने के सभी शासकों को पत्र भेजा और उस पत्र व्यवहार को कहते हैं पाती पर्वन। पाती पर्वन। सबको पत्र भेजे और कहा कि मैं भारत से विदेशी आक्रांता को बाहर निकालना चाहता हूं और आप मेरी सैन्य सहायता करें। सब लोग भाई सैन्य सहायता करने के लिए आए, क्योंकि राणा सांगा की ख्याति उस समय बहुत ऊंचाइयों पर थी, क्योंकि इसने सभी नज़दीकी राजाओं को हरा दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण काम इसने राणा सांगा ने किया कि दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो दिल्ली तक इसने हरा दिया, तो सबकी नज़रें राणा सांगा पर थी और राणा सांगा का हर एक कोई राजपूत शासक कहना मानता है। तो कहाँ से कौन कौन अपना सेना लेके आए, कौन कौन से शासक, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है आमेर से पृथ्वीराज कस्वा, ये अपनी सेना लेके आ गए। राणा सांगा के लिए, ठीक। मारवाड़ से मालदेव आया, लेकिन उस समय मालदेव राजकुमार था और शासक था गंगा। शासक था गंगा, ठीक। बीकानेर से कल्याणमल आया। बीकानेर से कल्याणमल, लेकिन बीकानेर का शासक था जैतसी। ठीक। सिरोही से अखेराज देवड़ा आया। देवड़ा। बूंदी से नरपतहाड़ा आया। बूंदी से नरपतहाड़ा। वागड़ से उदय सिंह। वागड़ क्षेत्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र है, तो वागड़ से उदय सिंह आया। मेवात से हसन खां मेवाती। चंदेरी से मेदिनी राय आया। चंदेरी से मेदिनी राय आया। नागौर से खानजादी मुसलमान आए। सादड़ी से झाला आजा आया। झाला अज्जा, ठीक है। सादड़ी से झाला आजा और सलूम्बर से रतन सिंह चुंडावत। ठीक। जगनेर से अशोक परमार। जगनेर से अशोक परमार और रायसिन
रायसेन से आया सलाहुद्दीन तोमर। ठीक, और भी कई लोग आए, लेकिन ये प्रमुख इन सभी ने अपनी सेना राणा सांगा के सहायता के लिए भेज दी। अब देखो, अब बाबर भी अपनी तैयारियां कर रहा है, युद्ध के लिए सैनिक तैयार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब कहा कि भाई कल युद्ध करेंगे। सैनिकों ने मना कर दिया, हम भाई युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी मुसलमानों की जासूस व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। सैनिक बाबर ने पूछा क्यों नहीं करोगे यार? बाबर को लगा यार युद्ध नहीं करेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी कल। लेकिन बाबर हार मानने वाला कहाँ था। इन्होंने पूछा भाई सैनिकों को युद्ध क्यों नहीं कर रहे? इन्होंने कहा कि आपने राणा सांगा की सेना को देखा है? राणा सांगा की सेना का दूसरा सिरा तो दिख ही नहीं रहा है, दूसरी सेना का सिरा तो दिख ही नहीं रहा है। हमारी को वैरी नहीं मरना, तू मरे तो भली मर, हम तो नहीं मरेंगे, सीधी बात है। तो इसने कहा कुछ पैसे वैसे ले। तो किस बात के पैसे? बचेंगे तब ना। उस आदमी के एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, एक टांग नहीं है, फिर भी वो लड़ रहा है। वो कैसा आदमी होगा? आदमी है डाकिए, पता नहीं हमको यार, हम तो नहीं लड़ेंगे। और आज तक हमने सुना है कि जो भी उससे लड़ा है उसने उसको बींध के रख दिया है, इस तरीके से पीटा है कि हालत ख़राब कर दी। हम तो भाई नहीं लड़ेंगे। अब बाबर की हालत ख़राब हो गई। और मैं आपकी राणा सांगा की सेना का थोड़ा आइडिया बता देता हूँ। बाबर ने खुद ने लिखा था कि राणा सांगा के पास में 2,20,000 सेना थी। एक निजामुद्दीन अहमद करके कोई इतिहासकार हुआ, उसने लिखी तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी। इसमें इसने लिखा 1,20,000 सेनाएं। और कर्नल टोड ने कहा कि राणा सांगा के पास में, राणा सांगा के दरबार में 7 राजा और 9 राव और 104 सरदार बैठते थे। 104 सरदार बैठते, ये सेना की हालत थी। और 1,20,000 अगर सेना है तो दूसरा सिरा देखना बहुत मुश्किल है भाई साहब। तो अब देखो क्या होता है कि अब बाबर की हालत ख़राब हो गई। अब इसने एक स्कीम बने, इसने सैनिकों को धर्म का लालच दिया। और धर्म के नाम पर आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। अब इसने कहा कि आपको क्या लग रहा है कि मैं मेरे लालच के लिए लड़ रहा हूँ या मेरे साम्राज्य विस्तार के लिए आपको मरवाना? नहीं, मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान होने जा रहा हूँ, मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, मैं जिहाद कर रहा हूँ। जिहाद का मतलब क्या? धर्म करना, ठीक है। अल्लाह ने फरमाया है कि जहाँ तक हो सके इस्लाम का झंडा फहराना चाहिए। तो मैं तो जिहाद करूँगा, मैं अकेला करूँगा, चाहे आओ चाहे मत आओ, कोई भी आओ। और मर गया तो जन्नत में जाऊँगा, और अगर जीत गया तो गाजी कहलाऊँगा। गाजी वो जो बिना पैसे के धर्म के लिए लड़ता हो, वो गाजी, ठीक है। अब मैं तो भाई जिहाद करूँगा, आप क्या ना होता। एक सैनिक खड़ा होकर कहा कि आप कब से धर्म के ये नाम धर्म वगैरह करने लगे? धर्म के कब भाषण देने लगे? आपसे दारू का तो वो छूटता नहीं है, गिलास वगैरह तो, और इस्लाम के अंदर शराब हराम है। फिर उसने, बाबर ने उसी समय कहा भाई आज के बाद मैं शराब वगैरह नहीं पीऊँगा। फिर उसने कहा कि एक और बात है कि इस्लाम के अंदर ये भी लिखा है कि इस्लाम शासक, जो भी मुस्लिम शासक होगा वो अपने व्यापारियों पर टैक्स नहीं लगाएगा, और आप बिल्कुल टैक्स लगाते हैं।
उसने कहा मैं आज के बाद में टैक्स हटा दूंगा। उस समय ये बाबर तमगा टैक्स लगाता था, तमगा, व्यापारियों पर, इस्लाम व्यापारियों पर, और उस समय इसने हटा दिया। एक तो खानवा के युद्ध से पहले इसने तमगा टैक्स हटा दिया था और एक शराब छोड़ दिया था इसने। ठीक, अब भाई कहना मान लिया बाबर का, सॉरी सैनिकों का। अब अल्लाह अकबर के नारे लगने लगे और सेना हुई तैयार। और दिन था 17 मार्च 1727 ईस्वी, 17 मार्च 1527 ईस्वी। ठीक है। और श्यामल दास जी ने वीर विनोद के अंदर 16 मार्च लिखा है, तो वीर विनोद का पूछे तो 16 मार्च लिख देना, अन्यथा 17 मार्च। अब देखो कैसे युद्ध होता है, अब देखते हैं क्या युद्ध की रणनीति रही, क्या सिस्टम रहा, वो पढ़ देखते हैं। भरतपुर के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है खानवा। खानवा, रूपवास, भरतपुर, यहां पर सेनाएं आप सामने सामने हुई। दिन था 17 मार्च 1527 ईस्वी। भयंकर सेना भाई साहब, बड़ी। खानवा का युद्ध राजपूताने की इतिहास का टर्निंग पॉइंट। उसके बाद में, इस खानवा के युद्ध के बाद में राजपूत शासक कभी एक नहीं हो पाए और उसके बाद में राजपूताने की गुलामी के दिन शुरू हो गए। ठीक, तो ये राजस्थान की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है। ठीक, तो अब अपन देखते हैं कि कैसे सेना तैयार हुई और कैसे हार जीत हुई। ये है खानवा का मैदान। ठीक, यहां पर सांगा की सेना है। इस तरीके से सेना, सांगा की सेना खड़ी थी। और इधर है बाबर। ठीक, बाबर ने इस तरीके से सेना तैयार की। ये सेना, इधर सेना रख दी, इसके पीछे तोपें लगा दी। ठीक, और तोप सीते उस्ताद अली और मुस्तमा रूमी। मुस्तमा रूमी। ठीक, अब ये तोपची थे दोनों ही, और ये सेना रिजर्व में थी बाबर की। इस रिजर्व सेना का नेतृत्व कर रहा था, एक तो था मुनीम आतंक, मुनीम आतंक, दूसरा था रुस्तम तुर्कमा, रुस्तम तुर्कमा। ठीक, इस साइड की ये सेनाएं दोनों ही रिजर्व में थी। इस सेना का नेतृत्व कर रहा था बाबा कसका और मलिकासी।
ये भाई बाबा कसका और मलिकासी, ठीक, ये दोनों ही इस बाईं साइड का नेतृत्व कर रहा था। ये दोनों ही कर रहे थे, बाबा कसका और मलिकासी, और दाईं साइड का नेतृत्व कर रहे थे मुनी मातांग और रुस्तम तुर्कमा, और तोपसी थे मुस्ताद अली और मुस्तमा रूमी, ठीक। अब भाई राणा सांगा की सेना चली और राणा सांगा का पहला ही टारगेट था कि आगे की सेना को हटाकर और तोपों पर अधिकार कर लेना, क्योंकि तोपें राणा सांगा के पास में थी नहीं। तो इस सेना को हटा दी और तोपों के पास चले गए। अब जैसे ही तोपों के पास में चले गए तो बाबर ने पीछे आदेश दिया पीछे से, और तोपें चलानी शुरू कर दी। तो घोड़ों और हाथियों को और कई राजपूत सैनिकों को पता नहीं था कि तोपें कैसे चलाई जाती। तो जैसे ही गोले बरसने लगे तो यहाँ पर हाथी और घोड़े भड़क गए और इन्होंने खुद के सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर सेना में राणा सांगा की सेना में हड़कंप मच गए, और हड़कंप मचने पर राणा सांगा आगे आ गए सैनिकों का उत्साहवर्धन करने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि अब सेना के अंदर अगर सेनापति या राजा नहीं दिखे तो ये भागने लग जाती। इस कारण राणा सांगा आगे आ गए, और सबने मना किया कि राणा जी आप आगे मत जाओ, आगे हालत ख़राब है। फिर भी राणा सांगा नहीं माने और हाथी पर बैठकर आगे आ गए। अब यहाँ पर जैसे ही हड़कंप मचा तो बाबर ने आदेश दिया रिजर्व सेना ने, और रिजर्व सेना ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। इस रिजर्व सेना ने पीछे से आक्रमण कर दिया। अब सेना 3 तरफ से गिर गई, ठीक है, और राणा सांगा भी यहीं पर थी, और राणा सांगा को यहाँ पर तीर लग गया भाई। राणा सांगा को तीर लगा, राणा सांगा घायल हो गए, और सेना में तो वैसे ही खलबली मची हुई थी। तो घायल हुए तो अब राणा सांगा की जगह बैठा है किसको, क्योंकि सेना जो युद्ध करती थी वो राजा को देखकर युद्ध करती थी। अगर राजा मारा गया तो सेना भाग जाती थी, और बाबर का एक ही आदेश था कि राणा सांगा को कैसे भी करके जिंदा या मुर्दा पकड़ना है किसी भी हालत के अंदर। और राणा सांगा यहाँ पर बेहोश हो गए। तो अब किसको बैठाया जाए राणा सांगा की जगह? तो चलूमर के शासक थे रतन सिंह सुंडावत, उनको कहा कि आप बैठ जाओ। रतन सिंह जी ने कहा भाई मैं तो नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरे पूर्वजों का प्रतिज्ञा ली हुई है कि हम मेवाड़ की राजगद्दी पर कभी नहीं बैठेंगे और राजमुकुट कभी भी धारण नहीं करेंगे, मैं नहीं बैठूंगा। फिर एक सादड़ी का था झाला अज्जा, ठीक, ये इनको बैठाया राणा सांगा की जगह, और राणा सांगा को भरतपुर से एक जगह पड़ती है यहाँ पर, ये दौसा का क्षेत्र आ जाता है, बसवा दौसा लेकर आए, ठीक। और यहाँ पर बसवा दौसा पर यहाँ पर इनको होश आया और कहा भी मामला क्या है, तो कि आप युद्ध के अंदर घायल हो गए और हम आपको यहाँ पे लेके आए हैं। तो पीछे बाबर युद्ध जीत गया है। और अब बाबर कहाँ गया? तो अब बाबर गया है चंदेरी, ठीक। तो कि अपन चलते हैं सीधे रणथंभौर। तो ये भाई साहब आगे सारे सरदार और रणथंभौर चलेंगे, और रणथंभौर के बाद में अपन रणनीति बनाएंगे। रणथंभौर जाने के बाद में राणा सांगा ने कह दिया कि अगर बाबर चंदेरी गया है मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए, तो अपन भी रणथंभौर से सीधे चंदेरी चलेंगे, क्योंकि मेदिनी राय अपनी सहायता करने के लिए आया था, तो अपन भी सहायता करने के लिए चलेंगे। तब सरदारों ने कहा कि आपके 80 घाव लग गए हैं, हालत आपकी खराब है, और फिर भी आप जाना चाहते हो तो हम तो मना कर रहे हैं, अपन थोड़े ठीक हो जाए उसके बाद में आक्रमण कर देंगे। तो कि नहीं, अभी के अभी चलेंगे। तो कई राजपूत सरदार आधे से ज़्यादा नहीं जाने के पक्ष में थे, क्योंकि हालात उस समय अच्छे नहीं थे। तब फिर भी राणा सांगा को मना किया, लेकिन राणा सांगा नहीं माने, और यहाँ से
रवाना हो गए। और राणा सांगा ने कहा मैंने तो भी कसम ले ली है कि मैं जब तक बाबर को नहीं हरा दूँ तब तक साफा नहीं बांधूंगा और चित्तौड़ वापस नहीं जाऊंगा। तो मेरे को तो हर हालत के अंदर बाबर को हराना ही है। तो सरदारों ने सोचा यार सब राजपूत मिलके भी बाबर को नहीं हरा पाए, तो अब वापस सारी सेनाएं वापस चली गई, अपन अकेले कैसे लड़ेंगे। और राणा जी नहीं मान रहे हैं। तो राणा जी के कहने पे रवाना हुए चंदेरी की तरफ। देखो क्या होता है। सबसे पहले आगे बसवा दोसा, उसके बाद में आगे रणथंबोर सवाई माधोपुर के अंदर, उसके बाद में ये यहाँ से चले भाई चंदेरी की तरफ, और यहाँ पर पड़ता है जोनल जिले का एकालपी गांव। ठीक है, जोनल जिला उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, क्योंकि ये क्षेत्र एमपी का है और ये भी क्षेत्र एमपी का है। ठीक, और इसके बीच में ये भाग है वो यूपी का है। ठीक, तो ये आगे कालपी और यहाँ पर ठहराव किया। ठीक, और इसी स्थान पर कुछ सरदारों ने मिलकर राणा सांगा को जहर दे दिया, और जहर देने के बाद भी कुछ दूरी पर आगे चले और इरीज नामक स्थान पर, इरीज भी यूपी के अंदर ही, यहाँ पर राणा सांगा की मृत्यु हो गई। ठीक, और यहां से राणा सांगा को लेके आगे मांडलगढ़, यहां पर दाह संस्कार किया गया और यहीं पर राणा सांगा की छतरी बनी हुई है। खानवा का युद्ध राणा सांगा भाई हार गए, और उसके बाद में बाबर चंदेरी चला गया और चंदेरी के मेदिनी राय को भी हरा दिया। ठीक, और इस छतरी का निर्माण करवाया अशोक परमार ने, जो जगनेर का शासक था। उसने इस राणा सांगा की छतरी का निर्माण करवाया, और उसके बाद में बाबर को भी लगने लग गया कि अगर भारत पर राज करना है तो राजपूतों से संधि करनी पड़ेगी, इनकी सहायता से ही अपने हिंदुस्तान पे राज करेंगे। तो उसके बाद में अकबर और औरंगजेब तक राजपूतों से सहायता ली और आगे शासन किया। और राणा सांगा की दो एक उपाधियां मैं बता दूं आपको। सैनिकों का भग्नावशेष, ये टोड ने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। सैनिकों का टूटा हुआ टुकड़ा मतलब अवशेष, क्योंकि राणा सांगा वैसे ही हाथ से टूटे हुए थे, पैर से टूटे हुए थे, आंख से टूटे हुए थे। तो टोड ने कहा भाई ये सैनिकों का भग्नावशेष है, टूटा हुआ अवशेष है। तो एक और उपाधि है राणा सांगा की, हिंदूपत या हिंदूपत। तो ये हो गए राणा सांगा तक का मेवाड़ का इतिहास। बाकी का अपन अगले भाग में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।